जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। राहुल गांधी ने गुजरात के अंदर एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की हार होती है, बेसिकली कांग्रेसी ही कांग्रेस को हराते हैं, क्योंकि मूलतः भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के दिमाग में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह की कांग्रेस है और वो कांग्रेस से सहानुभूति रखते हैं। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस के हारने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। और लोग ऐसे हैं जो डेडिकेटेड हैं, गांव-गांव के अंदर हैं, कस्बे-कस्बे के अंदर हैं, जो परंपरागत खानदानी रूप से कांग्रेसी हैं और कांग्रेस से उनकी सहानुभूति है और वो कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके साथ खड़े हैं। वो कभी धार्मिक विद्वेष को पसंद नहीं करते, कभी देश के नॉर्थ साउथ के विद्वेष को पसंद नहीं करते। वो गांधीवादी सनातनी मूल्यों के समर्थक हैं। तो देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि कांग्रेस अगर कभी चुनाव हारी है तो उस कारण से हारी है कि कांग्रेस के अंदर गुटबंदी बहुत है। और जो प्रयास आज राहुल गांधी कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए कर रहे हैं 2014 के बाद से, सफल नहीं हो रहे हैं, पूरी तरह से सफल नहीं हो रहे हैं। तो इसकी निंदा लोग कर रहे हैं और उनका अधिकार है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है कि राहुल गांधी की कमियों को निकालें और ये कहें कि साहब कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए, ये समय जो है 2014 के बाद का, ये बड़ा प्रतिकूल समय है। ये एक ऐसा समय है जो राहुल गांधी कहते भी हैं कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी से या एनडीए से नहीं लड़ रहे हैं, वो संस्थाओं से लड़ रहे हैं, वो चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, वो गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, वो प्रेस से लड़ रहे हैं, वो ईडी से लड़ रहे हैं, वो सीबीआई से लड़ रहे हैं और इसलिए मुकाबला बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी के पास नहीं है। उनके पास धन बल है, उनके पास बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनके पास प्रशासन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये करती है कि जहां भी अपोजिशन की विधानसभा का चुनाव वो जीतती है, वहां पे सरकार को पलटकर अपनी सरकार बना लेते हैं। चाहे कर्नाटका में पहले हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ, बिहार के अंदर हुआ, जिससे कि जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी प्रकार से अपोजिशन की मदद न कर सके और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके अपोजिशन को अगला चुनाव न जीतने दे। दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने ठान लिया कि दिल्ली के अंदर से केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हराना है। उन्होंने हरा लिया। कहा कि 2,500 रुपए महीने दिल्ली की हर महिला को मिलेगा। प्रवेश कुमार वर्मा ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं को 1100 रुपए खुलेआम दिए और कहा कि ये जो सामाजिक सेवा हम दे सकते हैं, लेकिन इलेक्शन ही तक दिए, इलेक्शन के बाद नहीं दिए। अब जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ा आम आदमी पार्टी के द्वारा और दिल्ली की जनता के द्वारा कि जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2,500 रुपए हर महिला को मिलेगा, तो दीजिए वरना ये वादा खिलाफी होगी। अच्छा, ये वादा खिलाफी बिहार में भी लोग याद दिलाएंगे। तो जो बात पहले नहीं बताई गई थी कि क्या इसमें कोई वर्गीकरण होगा, पूरी महिलाओं को मिलेगा या कुछ महिलाओं को मिलेगा, तो अब ये पता चल रहा है कि जो घोषणा हुई है ये महिला सम्मान निधि मिलेगी, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस लगा दी गई हैं। ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बचेंगे जो महिला सम्मान ले पाएंगे, जैसे कि वो बीपीएल का होना चाहिए, किसी और सुविधा के द्वारा और सुविधा न ले रहा हो। अब और सुविधा 5 किलो अनाज तो लोग ले ही रहे हैं, वृद्धा पेंशन लोग ले रहे हैं, जो विधवा पेंशन है वो ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बाकी सुविधाएं अगर आप नहीं लेंगे तो लेंगे। तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे पूरे दिल्ली के अंदर अगर 1 करोड़ महिलाएं होंगी तो कितने हजार या लाख, 1-1.5 लाख महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं करने के लिए किया गया था और ये वादा किया गया था माननीय मोदी जी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा। उसे कहा गया था गारंटी। ये है गारंटी का हश्र। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की विधि है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने वादा किया था और ये दिल्ली के अंदर किया, चुनाव जीत लिया। अब आप जो चाहें सो करें। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, 5 साल तक तो आप कुछ कर नहीं सकते। डबल इंजन की सरकार बन गई। जो करेंगे आपको करना पड़ेगा, जो कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा।
अब राहुल गांधी ने जो इस चीज को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि गुजरात जो कि एक बीजेपी का स्ट्रांग एरिया है, मोदी जी और अमित शाह जी वहीं से आते हैं, वहां पे उन्होंने कहा कि हमें गुजरात में बीजेपी को हराना है और वहां पे कांग्रेस को एकजुट करना है। और उन्होंने ये भी कहा कि वहां पे जो स्लीपर सेल है, जो भारतीय जनता पार्टी से सहानुभूति रखते हैं, उनको पार्टी से निकाल के बाहर करेंगे। अच्छा, ये बात बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को जो स्लीपर सेल्स हैं उनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए। सबको कहना चाहिए, राहुल गांधी को भी कहना चाहिए निकाल के बाहर कर देना चाहिए, लेकिन आपने अपने जीवन काल में देखा होगा, मैंने अपने जीवन काल में देखा है, और रोज अखबारों में और टेलीविजन में आप स्टोरीज देख रहे हैं। देखिए, मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा क्लिष्ट और सबसे ज्यादा मुश्किल मशीन परमेश्वर ने बनाई है, या साइंस ने बनाई है, या सृष्टि ने बनाई है, वो है ह्यूमन माइंड। आपको खुद नहीं पता कि आप किस समय क्या निर्णय ले लेंगे और किस दबाव में ले लेंगे, किस भावना से ले लेंगे, और बाद में उसको रिग्रेट करेंगे या उस पर खुशी जाहिर करेंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन, जिसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए मैनेजमेंट के अंदर कहते हैं कि अगर आपको सबसे ज्यादा किसी का ध्यान रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ह्यूमन फैक्टर का करना है, ह्यूमन एलिमेंट का करना है। मशीन का तो आपको पता है, इधर से ये डालेंगे उधर निकलेगा, मशीन ऐसे बिहेव करेगी, अगर नहीं करेगी तो उसका कारण ये है। उसके रेमेडीज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कि अगर ये हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना किसी भी साइकोलॉजिस्ट के लिए और साइकेट्रिस्ट के लिए संभव नहीं है। आप खुद अपने को नहीं समझ पाएंगे कि उस समय मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया और उस समय ऐसा निर्णय क्यों लिया। आप जो अखबारों में पढ़ते हैं, पिता और पुत्री के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, आपने देखा कि पत्नियां इतना सताया उन्होंने कि पतियों ने आत्महत्या कर ली, पतियों ने इतना सताया उन्हें अटैची में काट के रख दिया। तो ये ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी है। जब आप प्यार करते हैं, जब आप शादी करते हैं, तो आपको थोड़ी पता होता है कि आप इस तरह की घटना आपके साथ हो सकती है, लेकिन ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो जो स्लीपर सेल्स हैं उनके नाम बताना शुरू कर देते हैं, और ये नाम बताना बहुत आवश्यक है कि साहब वो केसी वेणुगोपाल स्लीपर सेल है, कोई कहता है डीके शिव कुमार स्लीपर सेल है, कोई कहता है अजय माकन स्लीपर सेल है। अच्छा, ये बात अगर वो स्लीपर सेल है तो राहुल गांधी को जरूर पता होनी चाहिए, और होगी। भाई उनके पास तो अपने और विश्वस्त लोग हैं, या विश्वस्त लोग, भाई देखिए, जिन पे उन्होंने विश्वास किया, या जो खानदानों से कांग्रेसी थे और जिनके खून के अंदर कांग्रेस थी, अशोक चौहान हो गए, आरपीएन सिंह हो गए, जितेंद्र प्रसाद हो गए, सुनील जाखड़ हो गए, अमरिंदर सिंह हो गए। अगर ये लोग 2-2, 3-3 पुश्तों से कांग्रेसी होने के बाद ईडी सीबीआई के माध्यम से डर के अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया, अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दे दिया, तो क्या किसी भी एक व्यक्ति के लिए ये संभव है कि वो आदमी के मन की बात जान ले और ये जान ले कि कौन स्लीपर सेल है और कौन स्लीपर सेल नहीं? चलिए, मैं एक यूट्यूबर्स जो जिन लोगों का मैंने नाम लिया उनको स्लीपर सेल बताते हैं, उनसे एक निवेदन करता हूं कि उन लोगों की लिस्ट बताएं, 50 लोगों की कांग्रेस में जो कि स्लीपर सेल नहीं है। स्लीपर सेल किसी को बता देना बहुत आवश्यक है, बहुत आसान है, और हो सकता है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का खेल होगी, यूट्यूबर्स को पकड़ के कुछ, या कांग्रेस के भी इंटरनल राइवलरी वाले कुछ ऐसे लोगों को जो राहुल गांधी के बहुत विश्वस्त हैं, उनको स्लीपर सेल बता के उनको किनारे करके और केंद्र बिंदु पे आ जाके राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की रणनीति भी वो कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत आसान है। बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं, आपके पास भी आते होंगे कि साहब राहुल गांधी से मुलाकात करा दीजिए, हम राहुल गांधी को कोई राय देना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बिल्कुल बात सही है, राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि ये लोग जो कांग्रेस के अहित में काम कर रहे हैं इनको मैं निकाल बाहर करूंगा, लेकिन उनको आइडेंटिफिकेशन इज ए डिफिकल्ट प्रोसेस, यू डोंट नो। ऐसे गुजरात के अंदर आपने देखा, भाई हार्दिक पटेल थे, और वहां पे 3 युवाओं ने, एक दलित नेता थे, एक पाटीदार नेता थे, एक ठाकुर नेता थे, इन तीनों ने पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, युवा मिले थे, और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। लेकिन 2 उन पे केस चल रहे थे, और हार्दिक पटेल पे केस चल रहे थे, कुछ सेक्स वीडियोस वगैरह की बात थी, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, विधायक बन गए, तो उनके केसेस वापस हो गए। लेकिन ये 2 तो चले गए, एक जो दलित नेता हैं वो अभी कांग्रेस में हैं और अभी विधायक भी हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो हार्दिक पटेल जो कि कार्यकारी अध्यक्ष थे गुजरात कांग्रेस के, और राहुल गांधी जिनकी बहुत ज्यादा
इज्जत करते थे, लेकिन जब उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वो सेक्स वीडियोज वगैरह के माध्यम से उनको बदनाम किया गया तो वो उसको नहीं झेल पाए और भारतीय जनता पार्टी में चले गए। कश्मीर की एक नेता थी जो जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट थी, कन्हैया कुमार के साथ हमें आजादी दो का नारा लगाती थी, बड़ी तेजस्वी नेता थी और बड़ा भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का विरोध करती थी, 370 का विरोध करती थी, उन पे भी एक केस लग गया। उसके बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गई, उनका भी केस वापस हो गया। कुमार विश्वास, उनकी वाइफ पे भी केस हो गया तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की स्तुति गान शुरू कर दिया, मुसलमानों को गालियां देना शुरू कर दिया, फिर उन पे भी उनकी वाइफ पे भी केस वापस हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में कौन आदमी किस समय ईडी सीबीआई के माध्यम से जेल जाने से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी में चला जाए, इसकी क्या आसान तरीका है राहुल गांधी के पास। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से, जो दर्शक श्रोता इसको सुनेंगे, उनके माध्यम से निवेदन करता हूं कि कृपा करके इन यूट्यूबर से पूछें कि वो लिस्ट 50 लोगों की बताएं जिन पे कांग्रेस पूरी तरह से विश्वास कर सकती है और इसकी गारंटी ले कि वो स्लीपर सेल नहीं निकलेंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से राहुल गांधी इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं और इसके बावजूद संघर्ष कर रहे हैं। दो पदयात्रा उन्होंने कर ली है और हर समाज के वर्ग के साथ दीव दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कुलियों के साथ, रामहित मोची के साथ, सब्जी वालों के साथ, ओला उबर के ड्राइवर वालों के साथ, लोको ड्राइवर के साथ, ट्रक ड्राइवर के साथ, सब समाज के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और सीधे वो जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, नेताओं को किनारे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कमजोरी निकालना, त्रुटि निकालना बहुत आसान है, लेकिन जिस परिस्थिति में वो संघर्ष कर रहे हैं और जिन मूल्यों के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से संविधान सम्मेलन बुला रहे हैं और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को बुला के उनकी भागीदारी तय कर रहे हैं और ज्वलन मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, मेरे ख्याल से स्लीपर सेल की शिनाख्त करना, जब अपने परिवार में आप लोगों की शिनाख्त नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता, मुझे नहीं पता कि कौन किस समय किस प्रकार का निर्णय ले और धोखा दे दे। क्योंकि मैं पहले भी मैंने कहा और अभी भी मैं कहता हूं, हिंदुओं को मुसलमानों से कम खतरा है, मुसलमानों को हिंदुओं से कम खतरा है। अगर आप 100 लोगों की ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिन्होंने आपके जीवन में आपको सबसे ज्यादा कष्ट दिया है, तो उसमें 100 में से कोई मुसलमान हिंदू को नहीं मिलेगा और मुसलमान को हिंदू नहीं मिलेगा। सब अपने ही समाज के लोग मिलेंगे, अपने ही जाति के लोग मिलेंगे, अपने ही गोत्र के लोग मिलेंगे, क्योंकि वहां पे संघर्ष होता है। हिंदुओं का मुसलमान से कोई संघर्ष नहीं है, मुसलमान का सिखों से कोई संघर्ष नहीं है। ये तो राजनीति है जिसकी वजह से एक कृत्रिम एक युद्ध हिंदू मुसलमानों, औरंगजेब और टीपू सुल्तान के माध्यम से खड़ा कर दिया गया है राजनीतिक हितों के लिए। वरना अगर लिस्ट आप बनाएंगे किन्होंने आपको सबसे ज्यादा जीवन में कष्ट दिया है, तो अपने ही समाज के लोग आपको मिलेंगे। और कौन राहुल गांधी के सबसे विश्वसनीय कांग्रेस के लोग हैं, उनकी आप लिस्ट बनाने आपको बहुत मुश्किल होगा। स्लीपर सेल किसी को भी बता देना बहुत आसान है। तो राहुल गांधी जिन सिद्धांतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज के तारीख में बच्चों के, युवाओं के हित में संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसे युवाओं को साथ लेके चलने की मैं समझता हूं आवश्यकता है। जैसे आकाश आनंद हैं, जैसे चंद्रशेखर हैं, ये वो लोग हैं, या पप्पू यादव हैं या कन्हैया कुमार हैं, जिनको अवसर नहीं मिला है, जिनमें प्रतिभा है, और अगर अपने आंदोलन के साथ ये उनको समेट सकें। और बहन मायावती ने चंद्रशेखर को और आकाश आनंद को जिस प्रकार से किनारे किया है, अगर इनको कांग्रेस से छोड़कर इनको फ्रंट फुट पे लाया जाए तो कांग्रेस को ज्यादा फायदा होगा। किसी को स्लीपर सेल बताना बिना जानकारी के, केवल यूट्यूब को सुन के और अखबारों को पढ़ के, मेरे ख्याल से ये प्लांटेड खबरें भी हो सकती है, इसलिए उनके बहुत ज्यादा विश्वास करना उचित नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।